हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। भैया मैं आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की यूनिट नंबर सेकंड करा रहा था, विश्लेषिक फलन। 4 लेक्चर डाल चुका हूँ, है ना? जितने भी लेक्चर में सारे क्वेश्चन स्टॉप और थ्योरम कराई हूँ, सभी को करना भैया। लास्ट लेक्चर है, इस लेक्चर में आपकी ये यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपको मैं कम से कम 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा इस लेक्चर में ना, तो कंप्लीट वीडियो को देखना, सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना। 5 क्वेश्चन इस लेक्चर में, पिछले क्वेश्चन में 30 लेक्चर 3 लेक्चर क्वेश्चन करा चुका हूँ, 3 2-2 3-3 उससे पहले के करा चुका हूँ। लगभग 15-20 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो काफ़ी हैं अभी, है ना? क्वेश्चन पढ़िए। वैसे इसी टाइप के क्वेश्चन आएँगे। क्वेश्चन सेम है, मैंने बता दिया ना, इससे पहले के लेक्चर में जो क्वेश्चन कराए थे उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक वो कोशी-रीमान समीकरण है, वो आपसे संतुष्ट करवा लेता है। तो आप इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सिद्ध कीजिए कि एफ बराबर फलन दे रखा है आपको z का संयुग्मी किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। ये आपको प्रूव करना है कि जो ये फलन दे रखा है एफ बराबर z बार किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। तो अवकलनीय की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, है ना? किसी समीकरण को अवकलनीय है या नहीं, किस तरह से प्रूव करते हैं, वो सब आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सारे सूत्र लिखाए थे भाई, इनसे रिलेटेड, है ना? तो वहां से उस सूत्र को याद करना। फलन आपको दे रखा है एफ जेड बराबर जेड बार। फलन आपको क्या दे रखा है? एफ जेड बराबर जेड बार। अब अवकलनीय के लिए शर्त क्या है? अवकलनीय के लिए शर्त क्या है वो देखिए। जेड बराबर लिमिट जेड टेन टू जीरो एफ जेड प्लस में डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल्टा जेड। ये अवकलनीयता का सूत्र होता है। कोई फलन है नहीं, अवकलनीय है नहीं, उसकी जांच इस सूत्र के द्वारा की जाती है। देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि z बराबर क्या होता है भाई, x प्लस में आयोटा y। ये आप सही सब जानते हैं ना। डेल्टा z बराबर हम किस तरह लिख सकते हैं? डेल्टा x प्लस में डेल्टा आयोटा डेल्टा y, इस तरह लिख सकते हैं ना। अब यदि मैं इसका संयुग्मी निकालूं, एक बार इसको आगे हल कर देता हूँ। लिमिट z टेंड्स टू जीरो, फलन देखिए, फलन आपको क्या दे रखा है? ये फलन दे रखा है जेड फंक्शन। इसमें इसको अप्लाई करेंगे तो इस पूरे पर क्या आ जाएगा? संयुग्मी का बार आ जाएगा ना, डेल्टा जेड का बार। समझ रहे हैं ना? ये फंक्शन दे रखा है आपको, इसको इस फलन में रखना है। एफ जेड बराबर जेड बार, यानी कि इसको पूरे को जेड मानिए, तो इस पर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा माइनस एफ जेड अपॉन में डेल्टा जेड। एफ जेड को मैं जेड बार लिख सकता हूँ ना, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। एफ जेड बराबर दे रखा है आपको जेड का बार, जेड का संयुग्मी। मैंने फर्स्ट लेक्चर में सारी कंडीशंस बताई कि जेड वन प्लस में जेड टू का संयुग्मी किस तरह खोलते हैं। इस तरह खोलते हैं, बराबर में जेड वन का संयुग्मी प्लस में जेड टू का संयुग्मी। इसलिए फर्स्ट लेक्चर आप अवश्य देखना, उसमें सारे गुणधर्म बताए भैया ना। जेड वन प्लस जेड टू का संयुग्मी, जेड वन का संयुग्मी प्लस में जेड टू का संयुग्मी। तो देखिए लिमिट जेड टेंस टू जीरो, जेड बार प्लस में डेल्टा जेड का बार माइनस जेड बार अपॉन में डेल्टा जेड। जेड बार संयुग्मी से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इक्वल में लिमिट जेड टेंस टू जीरो, डेल्टा जेड का बार अपॉन में डेल्टा जेड। डेल्टा जेड बराबर हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई लिख सकते हैं। लेकिन इसका संयुग्मी निकालें कि डेल्टा जेड बार का संयुग्मी, तो क्या आ जाएगा भैया? डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई, क्योंकि माइनस चिन्ह आ जाता है जब आप संयुग्मी निकालते हैं, तो है ना। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं? बराबर लिमिट जेड टेंस टू जीरो, डेल्टा जेड बार को डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई लिख सकते हैं, और इसको डेल्टा जेड को डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई लिख सकते हैं।
अब अवकलनीय है नहीं, इसके लिए आपको 2 कंडीशन बनानी होती है ना, तो देखिए इस ग्राफ के द्वारा समझिए। y अक्ष x अक्ष, y अक्ष x अक्ष, z टेंड टू 0 है ना? आपको इस पॉइंट पर आना है, तो आप किस-किस दिशा से आ सकते हैं? x अक्ष से आ सकते हैं, y अक्ष से आ सकते हैं, इधर से आ सकते हैं, इधर से आ सकते हैं, इधर से आ सकते हैं, है ना? तो शर्त क्या होती है, किसी भी दिशा से आइए आप, आपका मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। मान समान है तो वो फलन कैसा है? विश्लेषिक फलन है, अवकलनीय है। अगर यदि मान समान नहीं है, तो वो अवकलनीय भी नहीं है और विश्लेषिक फलन भी नहीं होता। ये कंडीशंस बताई है इनमें ना। कुछ क्वेश्चन इस बेस पर मैंने कराए भी भैया स्टार्टिंग के लेक्चर में, शायद सेकंड लेक्चर में, है ना? तो अभी देखिए आपको, अब देखिए इसमें 2 केस बनेंगे। मैं यदि मानकर चलता हूँ फर्स्ट केस, यदि केस नंबर फर्स्ट डेल्टा जेड टेंड टू 0, यदि हम एक्स अक्ष के अनुदिश लेते हैं, किसके अनुदिश? एक्स अक्ष के अनुदिश। किसके अनुदिश? एक्स अक्ष के अनुदिश। भई अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको किस क्वेश्चन में किस तरह से करना है, सब समझ आ जाना चाहिए। जब एक्स अक्ष के अनुदिश लिखेंगे तो डेल्टा वाई तो अपने आप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? तो देखिए एफ डैश जेड लिमिट अब कहाँ से कहाँ हो जाएगी? एक्स अक्ष के अनुदिश ले रहे हैं ना? डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा वाई तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। क्या मान आ रहा है? 1 मान आ रहा है। केस नंबर फर्स्ट जब हमने एक्स अक्ष के अनुदिश लिया है तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। केस नंबर सेकंड देखिए, डेल्टा जेड जब किसके अनुदिश हो? वाई अक्ष के अनुदिश हो, यहाँ पे लिख लेना वाई अक्ष के अनुदिश हो, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या आ जाएगा भैया? 0 आ जाएगा। जब वाई अक्ष के अनुदिश लेंगे तो डेल्टा एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ से देखिए एफ डैश जेड बराबर लिमिट वाई से 0 माइनस आयोटा डेल्टा वाई अपॉन में आयोटा डेल्टा वाई, आयोटा से आयोटा कैंसल, डेल्टा वाई से डेल्टा कैंसल, क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? नहीं है ना, अस्तित्व में नहीं है। क्योंकि केस नंबर फर्स्ट पर आपने निकाला था जब एक्स अक्ष के अनुदिश, तब तो क्या आया था? 1 आया था, और जब केस नंबर सेकंड वाई अक्ष के अनुदिश निकालेंगे तो क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, यानी कि इक्वल नहीं है। जबकि शर्त ये बोलती है कि आप किसी भी दिशा से आइए, एक्स अक्ष से आइए, वाई अक्ष से आइए, किसी जेड अक्ष से आइए, किसी भी दिशा से आइए, मान क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। यदि इक्वल है तो वो अवकलनीय है, नहीं है तो अवकलनीय नहीं है। अतः आप एक लाइन लिख देना नीचे, अतः फलन एफ जेड बराबर जेड बार का संयुग्मी किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। क्या नहीं है? किसी बिंदु पर क्या नहीं है? अवकलनीय नहीं है। इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अवकलनीय है या नहीं, उसके लिए आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले इस तरह से आपको जो फलन दे रखा है उसको सॉल्व करना है ना? फिर केस फर्स्ट और सेकंड बनाकर आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ जेड बराबर यू प्लस में आयोटा बी, जहाँ फलन एफ जेड बराबर आपको दे रखा है जेड नॉट इक्वल 0, एफ 0 पर 0 है, सतत है। फर्स्ट तो आपको ये प्रूव करना है कि जो ये फलन दे रखा है वो कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए। और सेकंड आपको प्रूव करना है कि कोशी-रीमान समीकरण को मूल बिंदु पर संतुष्ट करता है। किस पर संतुष्ट करता है? कि जो कोशी-रीमान समीकरण है उनको मूल बिंदु पर सतत करता है। सेकंड हो गया संतुष्ट करता है। थर्ड है फिर भी एफ डैश 0 का अस्तित्व नहीं है। फिर भी क्या नहीं है? एफ डैश 0 का अस्तित्व नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपसे 3 चीज़ें पूछ रहा है। फर्स्ट आपको क्या करना है कि जो ये फलन दे रखा है ये प्रूव करना है कि ये सतत है। सेकंड है कि कोशी-रीमान समीकरणों को मूल बिंदु पर संतुष्ट करता है। थर्ड है कि फिर भी एफ डैश 0 का अस्तित्व नहीं है। समझ गए ना क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? तो देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले एफ जेड बराबर देखिए यू प्लस में आयोटा बी।
जहाँ एफ जेड बराबर आपको दे रखा है एक्स क्यू प्लस में 1 प्लस में आयोटा माइनस वाई क्यू 1 माइनस आयोटा अपोन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करते चलिए, अंदर गुना कीजिए ना। एक्स क्यू हो जाएगा प्लस में एक्स क्यू आयोटा माइनस वाई क्यू प्लस में वाई क्यू आयोटा अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, देखिए इसको मैं इस तरह लिख दूँ, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस में आयोटा एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर एफ जेड बराबर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। फिर देखिए, यदि इसको मैं एफ जेड बराबर आपको क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में फलन किस रूप में, u प्लस आयोटा बी, इस रूप में। तो आप u बराबर क्या लिख सकते हैं, दिख तो रहा होगा शायद यहाँ तक, तो ना। हाँ, u बराबर देखिए एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब, डिवाइड करके लिख देता हूं मैं अलग अलग, इसका है ना एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये तो आपका कौन सा फलन हो गया, यू एक्स कोमा वाई। और आयोटा बी एक्स कोमा वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इस रूप में लिख सकते हैं ना। इसको मैं सिंपल रूप में खोलते हैं, जब आप किस तरह से लिखते हैं, यू एक्स कोमा वाई प्लस में आयोटा बी एक्स कोमा वाई, इस तरह ही तो लिखते हैं ना। फंक्शन एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई, यू का फलन और वी का फलन, इस तरह लिखते हैं। तब देखिए, अब देखिए सतत वाली कंडीशन भी मैंने बताई थी, आपको याद हो तो, है ना। एक फॉर्म बताई थी, उसमें बताई थी आप। तो देखिए इसमें ये सतत है या नहीं, आपको नजर आ रहा हो तो कुछ। सबसे पहले तो वो देखना होता था कि वो स्वयं फलन, वो क्वेश्चन टाइप अलग टाइप का था, उसमें आपको वो दिया हुआ फलन भी देखना होता था। फिर सेकंड वो उसका दो बार अवकलन करते थे, ध्यान आ रहा है कुछ। फिर वो आपको लाप्लास समीकरण, वो टाइप अलग थी। इसमें आपसे ओनली ये पूछ रहा है कि वो सतत है। तो ये आपको दिख रहा है कि बहुपद फलन है, एक्स वाई और की टर्म में है ना। तो बहुपद फलन हमेशा कैसे होते हैं, सतत होते हैं। अतः आप लिख सकते हैं, अतः ये फलन कैसा है, सतत फलन है। नीचे लिख देते हैं, अतः यह फलन सतत फलन है। इस तरह आप लिख देना है ना भाई, ये नीचे दिखेगा भी नहीं। अतः ये फलन कैसा है, सतत फलन है। फर्स्ट कंडीशन आप प्रूव कर चुके हैं। सेकंड केस क्या है इसमें, वो देखिए। ये फर्स्ट था। सेकंड है कि कोशी रीमान समीकरण को मूल बिंदु पर संतुष्ट करता है। मूल बिंदु 0,0 पर, मूल बिंदु 0,0 पर कोशी रीमान समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। कोशी रीमान समीकरण क्या होते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन में डेल वाई बराबर माइनस डेल पी अपॉन में डेल एक्स। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है ना, कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इसके इक्वल आना चाहिए, डेल यू अपॉन डेल वाई इसके इक्वल आना चाहिए। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, डेल यू अपॉन में डेल एक्स निकालना है। क्या निकालना है, डेल यू अपॉन में डेल एक्स निकालना है। ये सूत्र होता था अवकलन का, आप जान रहे हो तो, मैंने काफी बार बता चुका हूँ, है ना। एफ डैश जीरो बराबर लिमिट जेड टेंस टू जीरो फंक्शन एक्स माइनस जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन में एक्स माइनस जीरो, है ना। काफी बार लिखा चुका हूँ भैया हमको इस तरह से। तो देखिए, मूल बिंदु जब आप एक्स वाली टर्म में लेकर चल रहे हैं तो लिमिट हो जाएगी एक्स से जीरो। अब देखिए u,
यू एक्स यू एक्स कोमा, देखिए यू एक्स कोमा जीरो हो जाएगा, उस हिसाब से खोलना, वाई को जीरो मानकर चलेंगे, है ना। सेकंड जब ये जीरो है, ये एक्स यहाँ पर इस सूत्र से खोलना। भाई इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, वैसे इसको कराने की जरूरत है नहीं। माइनस जीरो कोमा जीरो आ जाएगा, जीरो कोमा जीरो आ जाएगा, अपोन में एक्स लिख देना, है ना। समझ रहे हैं ना, वाई तो यहाँ पर पहले से जीरो है ही, और ये जीरो बन रहा है, इसमें सूत्र से खोल रहे हैं। अब देखिए, अब आपको इसको इस फलन पर अप्लाई करना है, ये फलन बन कर आया है ना इस पर, तो आप किसकी बात कर रहे हैं, यू वाली टर्म की बात कर रहे हैं, तो इसमें अप्लाई करना। इस फंक्शन को इसमें रखिए, देखिए एक्स की जगह आप क्या रखना, इस पार्ट को रखना है, तो एक्स की जगह रखेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। अब नीचे रखिए, वाई तो जीरो है ही, समझ रहे हैं ना, इसमें रखिए वाई, इस पोर्शन को रखिए, तो वाई वाला पोर्शन तो जीरो हो ही जाएगा, एक्स की जगह एक्स रखेंगे, एक्स क्यू आ जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा। समझ रहे हैं ना, क्या आएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स बचेगा, माइनस में जीरो आ जाएगा, ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, जीरो, अपॉन में क्या आ रहा है, एक्स, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, वही वन मान आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसको इसमें रखना, इस फंक्शन में रखेंगे, एक्स इसमें एक्स कोमा जीरो को इस तरह पुट करना है, तो एक्स की जगह एक्स क्यू, वाई की जगह जीरो हो जाएगा, यानी कि ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स बचेगा, नीचे वाला एक्स आ जाएगा, इस तरह से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब देखिए, अब आप डेल यू अपॉन में डेल वाई निकालिए, लिमिट वाई से जीरो, वाई से जीरो, यू जीरो कोमा वाई, यू जीरो कोमा जीरो। जब आप एक्स को जीरो लेकर चलेंगे ना, तो इसमें तो सॉरी ना, एक्स को जीरो लेकर चलेंगे, जब वाई का मान लेकर चलेंगे, तो एक्स तो अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा वाई माइनस जीरो आ जाएगा। अब इसको इस फंक्शन में अप्लाई कीजिए, देखिए अब किसकी बात हो रही है, इसी में वाई वाले पोर्शन में रखिए, वाई की जगह आप देखिए ये मान रखिए, इसमें एक्स वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा, माइनस वाई क्यू अपॉन वाई स्क्वायर, वाई क्यू से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस वाई, माइनस जीरो अपॉन में वाई, तो कैंसिल होकर क्या जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। कोशी रीमान समीकरण जब भी आपसे संतुष्ट करवाए, अधिकतर मूल बिंदु पर करवा रहा है, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। इस टाइप का पहले भी करवा चुका हूँ, कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, तो आपको बिना दिमाग लगाए इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, भाई याद रख लेना, है ना। जब आपसे कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करवाता है मूल बिंदु पर, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इस टाइप का मैंने पहले भी करवाया है आपको। यू वाली हो गई टर्म, है ना। अब वी पर देखिए, वी पर क्या है कि आपको सेम ही प्रोसेस रखना है, यू की जगह आप क्या रखते हैं ना, वी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वी एक्स कोमा जीरो रखते जाइए, वी जीरो कोमा जीरो, सिर्फ क्या करना है, उसकी जगह क्या रखना है, सिर्फ यू की जगह वी रखना है। अब देखिए, इस पोर्शन में आइए, अब यू में नहीं बी में अप्लाई करना है इस फंक्शन में, क्योंकि वी वाला पार्ट लेकर चल रहे हैं। एक्स की जगह एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे अपोज तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, एक्स माइनस जीरो अपॉन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। डेल वी अपॉन में डेल वाई बराबर लिमिट वाई से जीरो, बी जीरो कोमा वाई माइनस बी जीरो कोमा जीरो अपॉन में वाई माइनस जीरो। इसमें देखिए, इसमें अप्लाई कीजिए, वाई क्यू अपॉन वाई स्क्वायर से वाई कैंसिल, वाई अपॉन वाई आ जाएगा, वाई माइनस जीरो अपॉन वाई यानी कि वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब देखिए, अब आपको कुछ दिखा हो, ये भाग आप कर चुके हैं ना फर्स्ट, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ।
ये 0 कॉमा आएगा कुछ। इजी नहीं है भाई, हार्ड नहीं है ज़्यादा, इजी है ना सारे क्वेश्चन। इजी है अगर आप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल आ रहा है? डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल आ रहा है या नहीं? डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल आ रहा है, दिख रहा है ना? डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान 1 है, डेल वी अपॉन डेल वाई का मान भी क्या है, 1 है। देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या है, माइनस, इसको इधर ले जाएंगे तो इस तरह लिख सकते हैं माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स। यही आपको प्रूव करना था। अतः कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट होते हैं, इस तरह आप एक लाइन लिख देना। अतः ये फंक्शन कोशी रीमान समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब एक केस और रह गया, इसमें क्या रह गया कि फिर भी एफ डैश जीरो का क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है भाई। ये आपको प्रूव करना है। ये वही शर्त है जो आप समझ रहे हो, तो इससे पहले क्वेश्चन कराया था। जब आपको ये जांच करना हो ना कि अस्तित्व है या नहीं, अवकलनीय है या नहीं, विश्लेषित फलन है या नहीं, तो क्या करना होता है, अवकलनीयता का सूत्र लगाना होता है, केस बनाने होते हैं, उस टाइप से आपको क्वेश्चन करना होता है। देखिए थर्ड केस देखना, एफ डैश जेड नॉट, ये सूत्र लगेगा लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड नोट जेड माइनस जेड नोट, है ना? पढ़ा होगा आपने, मैंने आपको बताया भी है। अब यहाँ पर एफ डैश जीरो पर निकालना है, किस पर, एफ डैश जीरो पर। तो लिमिट जेड टेंस टू जीरो, इसमें तो जेड से जेड नोट ऐसे करके चलना है ना, एफ जेड माइनस एफ जीरो फोन में जेड माइनस जीरो, क्योंकि एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए ग्राफ के द्वारा समझिए, एक्स अक्ष वाई अक्ष जीरो। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था भाई इस टाइप का, जिसमें मैं यदि एक्स अक्ष से ना लेकर चलूँ, वाई अक्ष से ना लेकर चलूँ, मानो यदि ये इस दिशा से आ रहा है वाई बराबर एम एक्स, क्योंकि इसमें आपको दो केस बनाने की जरूरत नहीं होगी, है ना? मैं इसमें एम से ही प्रूव कर दूंगा, वाई बराबर एम एक्स। एम बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। वाई बराबर एम एक्स और एम बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब देखिए फंक्शन में मान रखिए आप एफ डैश जीरो बराबर लिमिट जेड टेंस टू जीरो, एफ जेड ये मान रखिए एक्स क्यू वन प्लस में आयोटा माइनस वाई क्यू वन माइनस आयोटा, अब उनमें एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये तो हम फंक्शन एफ जेड का मान के रख चुके हैं। ये पूरा भाग जीरो हो जाएगा, डिवाइड बाई जेड, समझ रहे हैं ना? मैंने इस फलन में इस रूप में इस मान को रखा, एफ जेड का मान रख दिया, ये भाग जीरो हो जाएगा। अब अपॉन में डिवाइड किससे, जेड माइनस जीरो से, यानी कि जेड से। जेड बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस में आयोटा वाई लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, आयोटा वाई। आगे इसको सॉल्व करके लिख दीजिए, लिमिट जेड टेंस टू जीरो एक्स क्यू प्लस में आयोटा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस वाई क्यू आयोटा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में वन एक्स प्लस में आयोटा वाई।
अब y की जगह आप क्या रखिए, mx रखिए, y की जगह आप क्या रखिए, mx रखिए। तब देखिए लिमिट z टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब प्लस में आयोटा एक्स क्यूब। इसको तो मैंने गलत ही खोला था यार, ना, माइनस y की जगह एम एक्स रखूंगा तो एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस आयोटा एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। इस तरह खोल सकते हैं। लिमिट जेड टेंस टू 0। ऊपर देखिए कुछ कॉमन आ रहा हो तो एम बनेगा भाई, ये है ना, एम एम क्यूब। इस वाले पोर्शन से एक्स क्यू कॉमन आएगा, वन प्लस में आयोटा, ये तो खुद लिखा था है ना, वन प्लस में आयोटा। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है वो देखिए, आप क्या रखकर चले थे, वाई क्यू, उसमें से कॉमन आ जाएगा माइनस चिन्ह है एक्स क्यू एम क्यू अपॉन में वन माइनस आयोटा, वन माइनस आयोटा अपॉन में इसमें से कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस में एम स्क्वायर, वन प्लस में क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर। तो एक कंडीशन और रह गई ना भैया, ये भी तो रह गई थी, एक्स प्लस में आयोटा वाई। इसको मैं आगे लिख कर चलता हूँ, मैं इस चित्र को मिटा देता हूँ अभी ना। इसको आप आगे लेकर चलते हैं यहाँ से, एक्स आयोटा वाई की जगह आयोटा एम एक्स, आयोटा एम एक्स। अब देखिए मैं इसको यहाँ से इस तरह लिख कर चलूँ कि वन अपॉन में एक्स कॉमन आ जाए तो वन प्लस में आयोटा एम, आयोटा एम, ऊपर से एक्स क्यू तो वन प्लस में आयोटा माइनस एक्स क्यू एम क्यू, वन माइनस आयोटा अपॉन में स्क्वायर तो वन प्लस में एम स्क्वायर, वन प्लस में एम स्क्वायर। अब देखिए आगे आपको किस तरह सोल्व करना है। ऊपर वाली टर्म में देखिए आप एक्स क्यू कॉमन ले सकते हैं, है ना, ऊपर किससे क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स क्यू कॉमन ले सकते हैं इस भाग से। लिमिट जेड टेंड्स टू 0 वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस आयोटा उड़ी एक्स वन प्लस में आयोटा एन। यहाँ से एक्स क्यू कॉमन लेकर चलेंगे, इसको इस तरह लिखते हैं, वन प्लस में आयोटा, वन प्लस में आयोटा माइनस एम क्यू, वन माइनस में आयोटा, इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वन प्लस में एम स्क्वायर। इससे क्या होगा, एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस एम क्यू, वन माइनस एम क्यू। देखिए भाई मैं ना हल्की सी इसमें मिस्टेक किया है ना, मैंने जिस तरह से शुरू में स्टार्टिंग में बहुपद फलन बनाया था ना, उस तरह पार्ट लेकर सॉल्व करना चाहिए था। यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए पूरे को, सॉरी है ना भैया, वो एक्स वाली टर्म और वाई वाली टर्म को एक साथ ऐड कर कर सॉल्व करना है, तभी आप इसको प्रूव कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो रहा। देखिए यहाँ से किस तरह लिखना है, लिमिट जेड टेंस टू 0, मैंने स्टार्टिंग में गलत मिटाया था, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, इस तरह से लिख सकते हैं ना, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस में आयोटा एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू, इस तरह सॉल्व करके लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर एक्स प्लस में आयोटा वाई।
अब वो चित्र ध्यान रखना, डायग्राम आपको y की जगह क्या रखना है, mx रखना है, लिमिट z टेंड्स टू 0, y की जगह रखना है mx माइनस एम क्यू एक्स क्यू प्लस में आयोटा एक्स क्यू प्लस में एम क्यू एक्स क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर, इसकी जगह एक्स प्लस में आयोटा एम एक्स। अब देखिए यहाँ से, अब पूरी लिमिट भाई यहाँ जेड, ये एक्स की टर्म में आ रहा है तो एक्स में चेंज हो जाएगी, एक्स से जीरो इस तरह हो जाएगी, इसको आप आगे लेकर चलना, एक्स वन प्लस में आयोटा एम, इस तरह लिख सकते हैं ना। देखिए इसमें से एक्स क्यू कॉमन आएगा, पूरे में से है ना, पूरे में से ले लेता हूँ मैं एक साथ, वन माइनस एम क्यू प्लस में आयोटा वन प्लस में एम क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर वन प्लस में एम स्क्वायर, एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, अब x बराबर है, पूरी टर्म में जीरो अप्लाई कीजिए, कहीं आपको x नहीं दिख रहा ना, क्या नहीं दिख रहा, x नहीं दिख रहा, तो इसका मान किस पर निर्भर कर रहा है, m पर निर्भर कर रहा है। इसमें आपको x दिख रहा है कहीं, इस टर्म में नहीं दिख रहा ना, तो आप लिमिट तो अप्लाई कर ही नहीं सकते x की जगह ना। तो देखिए जब वो मैंने डायग्राम बिठा दिया था, उसमें y बराबर mx इस तरह लिखा था मैंने कि m बराबर क्या होता है, टेन थीटा। जैसे आप थीटा का मान चेंज करेंगे तो क्या होता जाएगा, m का मान भी क्या होता जाएगा भैया, चेंज होता जाएगा, क्योंकि कोई निश्चित मान नहीं है भाई, अब निश्चित मान होने चाहिए ना, किसी भी दशा से आइए आप, सभी मान क्या होने चाहिए, इक्वल नहीं है। वैसे भी आपको स्टार्टिंग में दे रखा था कि फिर भी एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है, आपको प्रूफ क्या करना था कि अस्तित्व नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि आपको किस कंडीशन से लेकर चलना चाहिए। अतः हम लिख सकते हैं, अतः एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है भैया ना, लेंथी है लेकिन इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता चुका हूँ, इससे पहले के लेक्चर में मैंने इस टाइप के आपको दो क्वेश्चन करवाए थे ना। देखिए यदि u प्लस वी बराबर आपको फंक्शन दे रखा है, तो एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा भी एक विशेषिक फलन हो, तो एफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात करो। इस टाइप का क्वेश्चन कन्फर्म है, ये आप लिखवा कर ले लेना है ना, 3.5 नंबर में आपसे एक क्वेश्चन आएगा। इससे पहले के लेक्चर में दो क्वेश्चन कराए थे, उससे जस्ट पहले के में एक क्वेश्चन कराया था, एक क्वेश्चन ये और करा देता हूँ है ना, क्योंकि इजी है। सबसे पहले आप बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता था, किसी को याद है, क्या करना है कि एफ जेड बराबर, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि आपको फलन एफ जेड बराबर क्या लिखना है, यू प्लस में आयोटा बी लिखना है, उसको आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना है। फिर एफ जेड को आयोटा से गुना करना है बोथ साइड, तो आयोटा यू माइनस बी, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मानना है। समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड को ऐड कीजिए, तो एफ जेड यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे, वन प्लस में आयोटा इस तरह लिख सकते हैं इसको, यू माइनस बी आयोटा यू प्लस में वी। थोड़ा मैं स्टेप कम करके सॉल्व कर रहा हूँ है ना, आप लिख सकते हैं ना। इसको आपको कैपिटल एफ जेड मानना है, लास्ट में आपको मान स्मॉल में निकालना है भाई, वो ध्यान रखना लास्ट में। इसको आप यू मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए। अब इससे पहले के जो क्वेश्चन कराए थे, अब यहाँ से आपको पहचानना होता है कि आपको किसका फलन दिया है, यू का दिया है बी का। इससे जो पहले के क्वेश्चन में थे उसमें आपको u माइनस बी दिया हुआ था, है ना। अब यानी कि u प्लस बी दिया हुआ है तो आपको v दिया हुआ है, और u माइनस वी दिया हुआ है तो आपको u दिया हुआ है। जब u माइनस वी दिया हुआ है यानी कि u दिया हुआ है, तब आपको कौन सा सूत्र लगाना होता था, यदि u दिया हो तो आपको एफ जेड किस तरह ज्ञात करना है, और जब v दिया है तो आपको वो सूत्र लगाना है कि जब v दिया हो तो एफ जेड किस तरह ज्ञात करना है। सूत्र याद है या नहीं है, वो मैं लिख देता हूँ आपको एक बार आपको v बराबर क्या दिया हुआ है, u प्लस में v, वो आपको क्या दिया हुआ है, टू साइन टू एक्स दिया हुआ है, अपॉन में e की पावर 2y। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मेन बात यह है कि इस v को सॉल्व करना, क्या करना, v को सॉल्व करना। वैसे भी मैंने सब क्वेश्चन u पर कराए थे, इस वजह से इस क्वेश्चन को करा देता हूँ,
क्योंकि बी के क्वेश्चन आपको नहीं कराए थे। अब देखिए इसको किस तरह सॉल्व करना है। मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में भी शायद दिखाया था कि ई की पावर एक्स को हम इस तरह सॉल्व करते हैं, कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस में साइन हाइपरबोलिक वाई, और ई की पावर माइनस एक्स को किस तरह सॉल्व करते हैं, कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक वाई। अब यानी कि ई प्लस एक्स, इसको सॉल्व कीजिए आप इस तरह, ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर माइनस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, टू कोस हाइपरबोलिक वाई आ रहा है ना, टू कोस हाइपरबोलिक वाई आ रहा है, समझ रहे हैं ना। मेन बात यही थी इसमें बी को निकालना, बस बी बराबर टू साइन टू एक्स, टू साइन टू एक्स अपॉन में इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए टू कॉस हाइपरबोलिक टू वाई लिख सकते हैं। वो मैंने आपको एक्स की टर्म में बताया, इसमें वाई की टर्म में है, तो एक्स की जगह आप वाई रख दीजिए, यहाँ पर इसमें टू से गुना है तो आप यहाँ टू वाई रख दीजिए, माइनस में टू कॉस टू एक्स, यहाँ आपका क्या आ गया, v निकल कर आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब आपको v दिया हुआ है तो आपको एफ जेड किस तरह ज्ञात करना होता था, सूत्र लिखाया था ना मैंने, इंटीग्रेशन जी जेड कोमा जीरो, माइनस आएगा या प्लस आएगा, प्लस आएगा, ये ध्यान रखना है इसमें, आयोटा एच जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस में सी, बाकी का प्रूफ वही है, जेड कोमा जीरो बराबर डेल यू अपॉन में डेल एक्स, और एच जेड कोमा जीरो बराबर डेल यू अपॉन में डेल वाई, इस तरह करना है। अब यहाँ से आप डेल यू अपॉन में डेल एक्स निकालिए, सॉरी डेल वी, इसमें क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा है ना, डेल वी अपॉन में डेल एक्स निकालिए, डेल वी अपॉन में डेल एक्स निकालिए, आप कलन कर रहे हैं ना, टू कॉस हाइपरबोलिक टू वाई माइनस टू कॉस टू एक्स, माइनस टू कॉस टू एक्स, इसको छोड़ेंगे यू अपॉन बी से है ना भैया, टू कॉस हाइपरबोलिक टू वाई माइनस टू कॉस टू एक्स, ठीक है। ऊपर का कीजिए, साइन टू एक्स का किस तरह करना है, किसके सापेक्ष कर रहे हैं आप, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, साइन टू एक्स, साइन टू एक्स है, इस क्वेश्चन में आप टू कैंसिल कर सकते हैं भाई, है ना, सॉरी है ना, ऐसा करना, आप यहीं से कॉमन लेके टू कैंसिल कर देना, समझ रहे हैं ना कैसे कर दिया मैंने, इस दोनों में से टू कॉमन आ जाएगा तो आप टू कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से टू हटा देना, टू हटा देना, टू हटा देना, इस तरह से साइन टू एक्स का कोस टू एक्स अवकलन, और टू एक्स का टू आ जाएगा, माइनस में देखिए, अब देखिए माइनस में, अब आपको इसका करना है, यानी कि कॉस वाई वाली टर्म क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, माइनस कॉस टू एक्स, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि टू साइन टू एक्स, समझ रहे हैं ना कैसे किया है, कॉस टू एक्स का क्या होएगा, माइनस साइन टू एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह बाहर है सूत्र का, टू साइन टू एक्स, साइन टू एक्स, फिर क्या आ जाएगा, साइन टू एक्स आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर में लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ, वही समझ रहे हैं ना आप, इसको मैं मिटा देता हूँ, इस पार्ट को, ये बस आपको समझाने के लिए बताया, जी जेड कॉमा जीरो अप्लाई कीजिए, एक्स की जगह जेड, कॉस जीरो वन बन रहा है भाई, वन हो जाएगा, माइनस में कॉस टू जेड, कॉस टू जेड, उधर की साइड देखिए, माइनस में
2 साइन स्क्वायर 2z अपॉन में 1 माइनस, इस पर स्क्वायर है ना भाई, सूत्र में स्क्वायर आ जाता है उसमें, 1 माइनस cos 2z का स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए, गुणा कीजिए उसमें अंदर, cos 2z प्लस में cos स्क्वायर, अरे माइनस आएगा भाई, है ना, माइनस cos स्क्वायर 2z माइनस 2, इसमें भी 2 है भाई, यहाँ है ना, 2 आ जाएगा, 2 2 साइन स्क्वायर 2z अपॉन में 1 माइनस cos 2z का स्क्वायर। cos 2z माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो cos स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, cos स्क्वायर जेड 2z प्लस साइन स्क्वायर जेड डायरेक्ट लिख दो, 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा, तो इस तरह लिख सकते हैं, अपॉन में 1 माइनस cos 2z इक्वल में इसको सॉल्व कर इस तरह लिखना, यहाँ भी तो 2 आएगा, किस तरह आएगा 2, समझ रहे हैं ना, 2 cos 2z का गुना करेंगे, तो इसमें से आप -2 कॉमन लेना, -2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos 2z बनेगा, अपॉन में 1 माइनस cos 2z का स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, यानी कि डेल v अपॉन में डेल x या जी जेड कोमा 0 बराबर क्या आया है, -2 अपॉन में 1 माइनस cos 2z, ये आया है, -2 अपॉन 1 माइनस में cos 2z ये निकल कर आया है। अब आपको क्या करना है, डेल u अपॉन में डेल x निकालना है, सॉरी डेल v अपॉन में डेल y निकालना है, तो आप ऐसा करना, इसको पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए, फलन की जरूरत पड़ेगी भाई, फिर और दोबारा से सॉल्व करना ना पड़े, ऐसा करते हैं इससे। यहाँ से डिलीट करता हूँ ना। क्या आया था भाई, u निकल कर क्या आया था, जी जेड कोमा 0 बराबर क्या आया था, -2 अपॉन में 1 माइनस cos 2z, 1 माइनस cos 2z, -2 अपॉन 1 माइनस cos 2z, क्या निकालना है, डेल v अपॉन में डेल y निकालना है, देखिए cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x का स्क्वायर अपॉन, अब कलन कीजिए भाई, इसको छोड़ देंगे, cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x साइन 2x का, इसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस, इसको छोड़ना है साइन 2x को, cos हाइपरबोलिक y का क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक y, क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक y, साइन 2x को आप छोड़ रहे हैं, है ना, साइन 2x को आप छोड़ रहे हैं, cos हाइपरबोलिक y का 2 -2 माइनस नहीं आएगा, क्योंकि हाइपरबोलिक्स का आप कलन करते हैं ना, तो आप माइनस चिन्ह नहीं आता, ये ध्यान रखना, साइन हाइपरबोलिक 2/2, और ये आपको 0 बन ही जाएगा, माइनस में है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब आपको एच जेड कॉमा 0 ये अप्लाई कीजिए, यहाँ एक्स की जगह आपको जेड रखना है, वाई की जगह 0 रखना है, इस टर्म से तो आपको लेना ही क्या है, पूरी टर्म 0 बन गई, उसमें देखिए आप y की जगह 0 रखेंगे
तो 0 बन जाएगी, यानी कि ऊपर वाली टर्म 0 बन जाएगी, इसमें डिवाइड करेंगे तो पूरा ही क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप पूरा मान निकाल चुके हैं, तो एफ जेड बराबर देखिए कैपिटल जेड लेकर चले थे, ध्यान रखना। इंटीग्रेशन जी जेड कोमा 0 का मान क्या था, -2/1 माइनस कॉस 2z, और यहाँ 0, तो इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं dz प्लस में c, इस तरह लिखते हैं। बराबर में इसको आप ऐसा करना, माइनस चिन्ह बाहर ले लीजिए, 2 1 माइनस कॉस 2z को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया हो रहा है आपको भैया ना। तो -2 में, समझ रहे हैं ना, 2 से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो चिन्ह आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर जेड, साइन स्क्वायर जेड, साइन स्क्वायर जेड, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/साइन स्क्वायर जेड को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर जेड, कोसेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर जेड प्लस में सी, कोसेक स्क्वायर जेड का समाकलन क्या होगा, कोट जेड माइनस कोट जेड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कोट जेड प्लस में सी आ जाएगा। अब यहां से आप मिटाइए, है ना। एफ जेड बराबर क्या आया था भाई, कैपिटल एफ जेड बराबर कोट जेड प्लस में सी, आयोटा हो रहा है होगा भाई इसमें। ना आयोटा तो क्या होगा यार, आयोटा, आयोटा आएगा क्योंकि यहाँ पे इस आयोटा का भार लेकर चलेंगे भाई, है ना। आयोटा आएगा इस पूरी टर्म में, ध्यान रखना, इस आयोटा को आप बाहर लेकर चलेंगे, क्योंकि बी के साथ भाई ये भी तो है ना सूत्र में, तो आप आयोटा को बाहर लेकर चलना। इस तरह से आप यहाँ मान लेना आयोटा कोट जेड आ जाएगा, क्योंकि आपको इस सूत्र के हिसाब से सॉल्व करना है ना। आयोटा, इसको आप पूरे को भी मान चुके, तो अब लास्ट में आप इसमें आयोटा कोट जेड इस तरह लिख देना, कैपिटल एफ जेड है, अब क्या आपको मान स्मॉल में निकालना है, तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, एफ जेड 1 प्लस में आयोटा बराबर आयोटा कोट जेड प्लस में सी। देखिए यहाँ से एफ जेड बराबर, इसको थोड़ा इस तरह से बनाना कि स्मॉल और कैपिटल सा दिखे, है ना। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने सही नहीं बनाया, 1 प्लस में आयोटा कॉट जेड, इसको आप C/1 प्लस में आयोटा, 1 प्लस में आयोटा, स्क्रीनशॉट लेना। देखिए 1 प्लस आयोटा, आयोटा हर में नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करना, एफ जेड बराबर इस तरह करना, आयोटा 1 प्लस में आयोटा डिवाइड 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा कोट जेड, इसको आप क्या मान लेंगे, नियतांक के मान लेंगे। सॉल्व कीजिए, गुणा कीजिए, आयोटा हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। अब गुणा कीजिए इसका, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1, माइनस चिन्ह पहले से है, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसको इससे गुणा करा आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप देखिए इसको, ये वाली टर्म बन रही है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यानी कि आप 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस आयोटा का स्क्वायर, कोट जेड प्लस में के, यहाँ से 1 प्लस में आयोटा, आयोटा इस 1 का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर यानी कि 2 आ जाएगा, समझ गए हो तो, कोट जेड प्लस में के, कॉट जेड प्लस में के, क्या आ जाएगा, एफ जेड बराबर आ जाएगा कोट जेड प्लस में के। इस ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आपके कन्फर्म आएगा। अब वहाँ से आपको u प्लस बी यानी कि u माइनस बी दिया हो या u प्लस बी दिया हो, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। विशेषकर बात ये ध्यान रखना, जब आपको u प्लस बी दिया हो
तब आपको बी दिया होगा, जब बी दिया होगा तो क्वेश्चन में आप एक गलती मत करना, बस इस आयोटा को मत छोड़ना, क्योंकि ये सूत्र के हिसाब से आयोटा आएगा भाई। मेरे से भी मिस्टेक हो गई थी, बाद में ध्यान आया, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना विशेष। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन लास्ट में थोड़ा आपका आंसर मिस्टेक में दिखाएगा, तो ये विशेष कर ध्यान रखना। बाकी ईज़ी है इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखना आप। प्रदर्शित कीजिए कि जो आपको फलन दे रखा है f बराबर 0 मूल बिंदु पर विश्लेषित नहीं है, जबकि इस बिंदु पर कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट हो। आपसे दो कंडीशन पूछ रहा है कि एक तो मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, जबकि इस बिंदु पर कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट हो। तो आपको विश्लेषिक के लिए तो आप सिंपल सा समझ रहे होंगे क्या जांच करना है, आपको अवकलनीयता की जांच करनी है। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड। सबसे पहले आप ये करना है, इसमें आप कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट कर लेना एक बार। पहले आप फलन को सॉल्व करके लिखना, इसको गुना करके इस तरह से आप लिखना, तब आप कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करना। उसमें शायद वो टर्म 0 बनेंगी, तो शायद सभी टर्म क्या आ जाएंगी, 0 बन जाएगी, तो इक्वल आ जाएगा। इजी है, थोड़ा सा पार्ट है। फिर इसमें कोशी रीमान इसको अब विश्लेषिक फलन की जांच किस तरह करनी है, वो y बराबर mx वाले उससे करना। इसमें भी एक केस नंबर फर्स्ट बनेगा, केस नंबर क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा। फिर आप सेकंड केस मानना कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई की पावर 5, जिससे वाई की पावर 10 हो जाए, यहाँ से 10 को माना जाएगा, 2/10 इससे कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आप केस नंबर सेकंड लेकर चलना, क्योंकि ये विश्लेषिक फलन सिद्ध नहीं हो पाएगा है नहीं, क्योंकि वो जो y बराबर एम एक्स बनेगा, उसमें टर्म 0 बन जाएगी। जब आप x की लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसमें शायद x रह जाएगा, तो 0 बन जाएगी। इस तरह से वो पूरा टर्म क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उससे m से कोई सेंस नहीं होगा, तो आप केस सेकंड मान लेना, एक्स स्क्वायर बराबर वाई की पावर 5। इस तरह से आप कर सकते हैं। समझ गए ना क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरह से सॉल्व करना। अगर किसी से नहीं भी होना भाई, एक बार प्रैक्टिस खुद करना, तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसको व्हाट्सएप पर उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। लेकिन आप खुद कर सकते हैं, इजी है, कुछ नहीं। पहले तो इस फंक्शन को सॉल्व करना, उसके बाद कोशी रीमान समीकरण को आप संतुष्ट कर सकते हैं। मूल बिंदु पर किस तरह करना होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है। फिर विश्लेषिक फलन के लिए वो अवकलनीयता की जांच करनी है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि भाई इस लेक्चर में ये हो नहीं पाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बनाना नहीं चाह रहा है ना, 5 लेक्चर तक रखना, सीमित रखना चाह रहा हूँ, देखेंगे भी नहीं ज़्यादा। एक्स क्यू वाई क्यू क्या पूछ रहे हैं आपसे, ध्रुवांतर रेखा पर निकट आए विश्लेषिक है या नहीं, और फलन विश्लेषिक है, ये आपको जांच करना है। तो इसमें भी आपको दो केस बनेंगे, एक y बराबर एम एक्स ले लेना। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप फंक्शन को सॉल्यूशन करना, इसको सॉल्व करके लिखना। पूरा लिखा है भाई मैंने बुक में से। ओहो हो, एक्स क्यू वाई है ना, ये पूरा नहीं लिखा भाई, यहाँ पर एक्स की पावर 6 प्लस में वाई स्क्वायर आ जाएगा, एक्स की पावर 6 प्लस में वाई स्क्वायर आ जाएगा। इस फंक्शन को सॉल्व करना, सबसे पहले इसको सॉल्व करना, फिर केस नंबर फर्स्ट बनाना वाई बराबर एम एक्स। केस नंबर सेकंड बता सकते हैं कौन सा बनेगा, क्योंकि वाई बराबर एम एक्स से फिर सिद्ध नहीं होगा। तो आप केस नंबर सेकंड बनाना, इसमें सुविधा के लिए y बराबर एक्स क्यू, समझ रहे हैं ना, y बराबर एक्स क्यू किस तरह से, जब आप y की जगह एक्स क्यू रखेंगे तो वाई स्क्वायर की जगह एक्स की पावर 6 हो जाएगा, यानी कि 2x की पावर 6 हो जाएगा, जिससे वो सॉल्व हो जाएगा। केस नंबर सेकंड ये बना लेना, y बराबर एक्स क्यू। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी से नहीं भी हो तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, मेरे को मैसेज कर देना, मैंने इनको सॉल्व करके लिख रखा है। ठीक है ना भाई? तो ये 5 लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में तो आपको बेसिक बताया था, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको एक तो कोशी रीमान बताई थी और एक क्वेश्चन बताया। दोनों क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट है भाई, दोनों आए हुए हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आपको इस बार भी मिल जाएगा भाई, कन्फर्म है। फिर इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन के बारे में शायद वहाँ बताया था, 3 क्वेश्चन के बारे में। 3 लेक्चर हो गए। इससे पिछले लेक्चर में 3 क्वेश्चन कराए थे, वो इम्पोर्टेंट है। एक 5 क्वेश्चन इसमें, टोटल कितने हो गए? 6, 8, 5, 13। अब देखिए, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कहाँ से आएगा। इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब इस लेक्चर में मैंने जो 3 क्वेश्चन कराए थे ना पिछले लेक्चर में, उस टाइप के u प्लस बी, यू माइनस बी, इससे एक क्वेश्चन आता है, कन्फर्म है, तो आपको 2 क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे। समझ रहे हैं ना?
तो इस तरह से आपके यूनिट सेकंड कंप्लीट होती है। टर्म टेस्ट में भी आपसे कोशी-रीमान समीकरण को पूछेगा या इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अगर टर्म टेस्ट में यूनिट आती है तो। वैसे यही आएगी, सर ने यही करवाई है स्टार्टिंग में, बाकी जैसा होगा मैं आपको बता दूँगा। तो इस यूनिट को आप कंप्लीट कर लेना अच्छे से, सेमेस्टर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएँगे। कोई सी भी बुक हो, अलजेब्रा की हो, कॉम्प्लेक्स की हो, डायनामिक्स की हो, मैं वही यूनिट वाइज़ जितने लेक्चर कर रहा हूँ सबको अटेंड कीजिए, सारे क्वेश्चन कीजिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। 35 में से 25-30 नंबर का मैटर अवश्य आ जाएगा। अभी शॉर्ट क्वेश्चन भी कराऊँगा आपको, है ना? ठीक है भई?